नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के तहत यूनिट नंबर 15 करेंगे, जो प्राचीन भारत की यूनिट जो होगी ये अंतिम होगी आज। इसके बाद में आपका एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा और हम एंटर कर जाएंगे मिडेवल हिस्ट्री में। और इसमें देखो, यूनिट नंबर 15 के तहत हमें क्या क्या पढ़ना है। चंदेल शासकों को पढ़ना है, परमार वंश को पढ़ना है, और सोलंकी वंश, ये गुजरात का सोलंकी वंश था, और अनिलवाड़ा ये भी गुजरात में ही था। इन दोनों वंशों को भी हमें लेकर साथ साथ चलना है। हमें आज 4 वंश देखने हैं: चंदेल, परमार, सोलंकी और अनिलवाड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। नोच का गहड़वाल शासक। तो गहड़वाल शासक कौन थे? ये जो थे कन्नौज के गहड़वाल शासक, ये गुर्जर प्रतिहारों के बाद, ये समझ लो कि जब गुर्जर प्रतिहार का पतन हुआ, उसी पतन के दौरान एक नए वंश का उदय हुआ, जिसे गहड़वाल वंश या गहड़वाल के शासक कहा जाता है इनको। तो गुर्जर प्रतिहार के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। तो स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने। कन्नौज को इसने गोपाल नामक शासक से जीता था। अब ये जो है, आप इसका अंदाजा पाल वंश के शासक गोपाल से मत लगाने लग जाना कि वो नहीं था, ये कोई और था। ठीक है, ये वो नहीं था। इनका मूल निवास स्थान विंध्याचल पर्वत वन प्रांत था, जो एमपी वाला क्षेत्र है। तो वो इनका निवास स्थान बना था। दिल्ली के तोमर भी इसके अधीनता स्वीकार करते थे। दिल्ली में तोमर थे। तोमर नरेश कौन था? अनंगपाल। इसी अनंगपाल ने स्थापना की थी किसकी? दिल्ली की। तोमर नरेश अनंगपाल ने ही दिल्ली की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मदनपाल आता है इसके बाद इसमें। ये राजधानी को कन्नौज से वाराणसी ले गया। ये पूछ लेगा कि गहड़वाल वंश में कौन सा ऐसा शासक था जो जिसने अपनी राजधानी कन्नौज से वाराणसी स्थानांतरित की थी? तो आंसर होगा आपका मदनपाल। इसी बीच कन्नौज पर आक्रमण तुर्कों ने कर दिया और इसके बाद इसको तुर्क बंदी बनाकर ले गए। बाद में इसके पुत्र ने इसे मुक्त कराया था। मुक्त कैसे कराया था? देखो, संधि हुई थी। संधि हुई, संधि में कुछ क्षेत्र इसे देने पड़े, कुछ पैसा भी इसे देना पड़ा। जब जाकर क्या हुआ? जब इसको छोड़ा गया तुर्कों के द्वारा। क्योंकि देखो, जो मुस्लिम आक्रमण थे वो 712 ईस्वी से भारत में प्रारंभ हो जाते हैं, और हम कहाँ चल रहे हैं? 1104 से 1114 के ईस्वी के आसपास। हम ये मान लो कि मिडेवल हिस्ट्री से पहले का पार्ट और एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट के पार्ट का जो बीच का पार्ट होता है, उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं बस इन दो वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट। गोविंद चंद्र बनता है अगला शासक। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ये गोविंद चंद्र। इसने पालों से मगध को जीत लिया। इसके बाद मालवा पर इसने अधिकार कर लिया था। मालवा को भी जीता इसने और पालों को भी जीत लिया। इसने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। पश्चिम बिहार, ये हमारा, यदि आप इसे उत्तर प्रदेश मानते हो, ये वाला, और यहीं पे ये क्या? बिहार, ये क्षेत्र। तो इसने किस किस को जीत लिया? जो आधुनिक पश्चिम बिहार है, ये वाला पश्चिम वाला बिहार, और पश्चिमी पूर्वी, सॉरी, ये आपका इधर से होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र था, इसमें ये राज करता था। इसमें कन्नौज तक ले आए थे। तो इसने इसको यहाँ तक स्थापित किया था। इसके विविध लेखों में इसे विद्या विचारी वनस्पति वाचस्पति भी कहा जाता है। इसको गोविंद चंद्र को। विजय चंद्र अगला शासक बनता है। विजय चंद्र। इसके समय में दिल्ली गैड़ वालों से निकलकर चौहानों के हाथ में आ जाती है। चौहान वंश के शासक, जो हमने कल की वीडियो में देखे थे। श्री हर्ष विजय ने चंद्र के सम्मान में विजय प्रसिद्धि नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो विजय प्रसिद्धि ग्रंथ की रचना किसने की? तो विजय चंद्र ने की थी। किसकी प्रशंसा में की? विजय चंद्र ने की। विजय चंद्र के सम्मान में की थी। किसने की थी? तो हर्ष ने की थी इसकी रचना। अगला जयचंद्र बनेगा। ये वही जयचंद्र है जिन्होंने जिसकी लड़की का पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपहरण किया था। इसने देवगिरी के यादव राजा और गुजरात के सोलंकी शासकों को जीत लिया। इसी ने इसी ने गौरी को
पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इसने सहायता नहीं की थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसकी जयचंद्र की लड़की थी संयोगिता। संयोगिता। पहले जो शादियां होती थी राजकुमारियों की, वो स्वयंवर से होती थी। स्वयंवर का मतलब लड़कियां, कन्याएं स्वयंवर चुनती थी, और जो उनको वो पसंद आता था उसी के गले में वो वरमाला डाल देती थी। इस तरीके से शादियां होती थी। तो इनका संयोगता का भी स्वयंवर लगाया गया, लेकिन जो चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। इसी से क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भरी सभा में संयोगिता का अपहरण कर लिया था, और इसी का बदला लेना चाहता था कौन? जयचंद्र। लेकिन खुद तो बदला ले नहीं सकता था, क्योंकि जो चौहान थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इसलिए इसने किसकी सहायता ली? गौरी की। इसलिए इसने गौरी को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। और गौरी का भारत पर आक्रमण पहला हुआ 1191 में। और जब 1191 में आक्रमण हुआ तो गौरी स्वयं ही पृथ्वीराज चौहान से हार गया। तो इसे यहाँ से युद्ध क्षेत्र से छोड़कर भागना पड़ा सब कुछ। तो अगले ही साल गौरी फिर से आ जाता है 1192 में। तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है। उसमें क्या होता है? गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की पूरी तरीके से हार हो जाती है। यहाँ पर इसने इस तरीके से यही सोच रहा था कि अपने अपमान का बदला लिया जाए, लेकिन हो गया सारा उल्टा। बाद में क्या हुआ? जब इसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी की सहायता नहीं की, तो अगला जो युद्ध होगा वो युद्ध इसी के खिलाफ होगा। कौन सा? चंदावर का युद्ध। कब हुआ? 1194 ईस्वी। किसके बीच? जयचंद्र और गौरी के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ? गौरी की जीत हो जाती है और जयचंद्र की हार हो जाती है इसमें। और जो गैड़वाल वंश था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पतन के कगार पर आगे बढ़ चलेगा। इसका श्री हर्ष ने नैसा खाचरित और खंडन खाद की रचना की थी। मतलब इसकी जो है हर्ष ने कुछ पुस्तकों की रचना की थी। नैसाचरित और खंडन खाद की इन्होंने रचना की थी। गहड़वाल वंश के बाद कन्नौज पर चंदेल वंश का शासन हो गया। चंदेल वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया। जैसे जरा इनके बारे में देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं चंदेल शासक। चंदेल शासकों को हम ये कहते हैं बुंदेलखंड का चंदेल शासक, या जैजाक भुक्ति के चंदेल शासक भी इनको कहा जाता है। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेलों का उदय हुआ तथा खजुराहो इनकी राजधानी बनी। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। और खजुराहो कहाँ है वर्तमान में? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदेल शासकों के लिए ही प्रसिद्ध है। ये प्रतिहारों के सामंत थे। जैसे गहड़वाल वंश के लोग भी क्या थे? वो भी सामंत थे प्रतिहारों के। ये भी सामंत हो गए। क्यों? क्योंकि कोई भी साम्राज्य जब भी हल्का होगा या जब भी कमजोर होगा या केंद्रीय शक्ति कमजोर होगी उसकी, तभी क्या होगा? तभी जो ये सामंत होंगे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे। इस वंश का प्रथम शासक ननुक था। इसी का पुत्र जयसिंह था या जैजा था। इसको जैजा इसी के नाम पर ही क्या पड़ा? जैजाक भुक्ति के चंदेल वंश भी इसी के नाम पर इसको नाम पड़ा था। लेखों में चंदेलों को चंद्रोदय या चंद्रत्रय ऋषि का वंशज बताया गया है। हर्ष। इसने प्रतिहारों से अपने वंश को स्वतंत्र कराया। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी हर्ष ने। यशोवर्मन आता है फिर उसके बाद। यशोवर्मन जो था वो इसने किस किस को जीता? मालवा को, चेदी को, मगध को और कौशल को जीत लिया। इसने चार क्षेत्रों को जीता: मालवा, चेदी, मगध और कौशल। इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर और वैकुंठ मंदिर में मूर्तियां स्थापित करवाई थी। इसके अतिरिक्त इसने विशाल जलाशय बनवाया। कहाँ? खजुराहो में, अपनी राजधानी में ही। अगला शासक बनता है धंग। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको। चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था ये धंग। बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसने राजधानी कालिंजर से राजधानी खजुराहो स्थानांतरित कर दी। ये आप ध्यान रखेंगे कि कालिंजर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? खजुराहो। किसने की थी? तो धंग ने। इसने कन्नौज और ग्वालियर को दोनों को जीत लिया। जो कन्नौज व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उन दोनों को इसने जीत लिया। इसने भटिंडा के शाही वंश के शासक जयपाल को सुबकुतगिन ने के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी थी। हेलो, देखो, जो सुबकुतगिन का आक्रमण हो रहा था, सुबकुतगिन के खिलाफ उस समय कौन खड़ा था? जयपाल। जयपाल ने एक संघ बनाया था। बहुत से राजपूतों को मिलाकर एक संघ बनाया। इसमें क्या था?
ये इस ढंग ने इसकी भी इसमें यहाँ भी क्या करी थी, सहायता भेजी थी, लेकिन ये क्या हुआ, शुभकृत गिन से पूरा संघ ही क्या हो जाता है, हार जाता है। इसने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया ढंग ने, जैसे जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, कंदरिया मंदिर इत्यादि। इसने इस तरीके से कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इसे हम धंग को क्या कह सकते हैं, धंग को महाराजा धीराज भी कहा जा सकता है। अगला शासक बनता है गंडा। पुत्र था किसका, ये धंग का पुत्र था। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी का सामना करने के लिए आनंद पाल द्वारा बनाए गए संघ में क्या था, ये सम्मिलित था। तो जो संघ बनाया गया था उसमें भी ये सम्मिलित होगा। विद्याधर कन्नौज का सबसे महान शासक होगा विद्याधर। मुसलमान लेखक इसे नंद या विदा कहकर भी पुकारते हैं, नंद या विदा। अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। 1019 में विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया। क्यों कर दिया, राज्यपाल जो था इसने क्या कर लिया, बिना युद्ध करे ही इसने जो गजनी था उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, बिना युद्ध करे, और युद्ध क्षेत्र से क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ। तो इसी कारण, इसी से क्षुब्ध होकर विद्याधर ने इसकी हत्या करवा दी। और ये काम जो हुआ, ये महमूद गजनी को नागवारा गुजरा कि जो शासक हमसे डरकर भागा था उसको किसी शासक ने मार दिया। तो इसी बात का बदला लेकर महमूद गजनी ने अगला आक्रमण किस पर कर दिया, विद्याधर पर। विद्याधर भी पावरफुल शासक थे, तो कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं इनका, और एक संधि हो जाएगी इन दोनों के बीच में। कई दिन युद्ध चलने के बाद में संधि होगी, जिसने मालवा के भोज और कलजुरी के मागोदेव को पराजित किया था। महमूद गजनी ने चंदोला के ऊपर 2 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1019 से 1020 के बीच हुआ विद्याधर के पास, और यह निर्णायक नहीं हुआ। दूसरा आक्रमण 1022 के आसपास हुआ। तो युद्ध में गजनी ने विद्याधर के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा था। तो यहाँ पर संधि हुई थी, जीत नहीं पाया था विद्याधर को, इसके बदले में 15 किले विद्याधर को देने पड़े, और कुछ किले उधर से भी उसे मिले। मतलब एक दूसरे से किलों का आदान प्रदान किया गया था। परमर्दी देव बनते हैं इस वंश का अंतिम शासक होगा। इसके सेनापति थे आला और उदल, महत्वपूर्ण सेनापति थे। यदि शक्तिशाली सैनिकों में या शक्तिशाली सेनापतियों में गिनती की जाए राजपूतों में, तो सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में आला और उदल ही उभर कर आते हैं। हालांकि जयमल और फत्ता भी आएंगे, लेकिन वो बाद के काल के हैं, जयमल और फत्ता वो पढ़ेंगे मध्य भारत के। इसको पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, परमर्दी देव को। इसके साथ ही महोबा पर पृथ्वीराज तृतीय का अधिकार हो गया था। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर को हरा दिया। तो अब क्या होगा, जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगी 1206 से, उसमें क्या कर लिया जाएगा, इसको मिला लिया जाएगा। तो 1305 में चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत तक मिला लिया जाता है, बाद में आते आते। नेक्स्ट, परमार वंश या मालवा के परमार वंशी राजा, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं परमार वंश के राजा राष्ट्रकूटों के सामंत थे, एक दूसरे का सामंतवादी चला आ रहा है। श्री हर्ष या श्रीयक द्वितीय था ये, जैसे श्री हर्ष भी कह सकते हो, शरियक द्वितीय भी कह सकते हैं। 945 से 972 ईस्वी तक ये शासन करेगा। परमार वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त इसी ने कराया था। और खुट्टिक नाम एक शासक को हराकर उसकी संपत्ति को इसने लूट लिया था। इसके 2 पुत्र थे, एक तो मुंज था, एक सिंधुराज था। सिंधुराज जो था ये वास्तविक पुत्र था, और मुंज जो था ये इसका दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया पुत्र। मुंज इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। इसने चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को भी हरा दिया, बल्कि एक बार नहीं, 6 बार हराया। लेकिन 7वीं बार में क्या होगा, खुद ही हार जाता है, हार गया और मारा गया युद्ध क्षेत्र में। मुंज ने हूणों को भी पराजित किया था। अगला शासक बनेगा सिंधुराज। इसने शहंशाह कुमार नारायण की उपाधि धारण की थी। शहंशाह और कुमार नारायण की इसने उपाधि धारण की। पद्मगुप्त इसका राजकवि था। इसने कवि शहंशाह चरितम की रचना की थी। तो देखो, एक और ग्रंथ निकल कर आया, नव सहसांक चरितम की रचना किसने की थी, तो पद्मगुप्त ने की थी। जो कौन था, वो सिंधुराज का राजकवि था, राजा भोज। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ राजा भोज। इसकी गणना भारत के महानतम विद्वानों के रूप में की जाती है।
इसके समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार राज्य की क्या हुई प्रगति हुई थी। इसने कल्याणी के चालुक्य और अनहिलवाड़ा के चालुक्यों को पराजित किया था। दोनों को इसने पराजित कर दिया, लेकिन चंदेल शासक विद्याधर से हार गया था। राजा भोज राजा भोज ने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक अनंतपाल को सैनिक सहायता भी भेजी थी। भोज के शासन के अंतिम समय में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकरण ने संयुक्त रूप से मालवा पर आक्रमण किया। राजा भोज की राजधानी धारा को लूट लिया गया और युद्ध राजा भोज की मृत्यु हो जाती है। मतलब इसी युद्ध में राजा भोज की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र और सस्य शास्त्र नामक पुस्तकों की रचना भी की थी, भोज ने। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं अन्य थी। देखो, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की थी, जैसे विद्या विनोद, कंठभरण, सरस्वती, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप और सिद्धांत। इन्होंने इतने ग्रंथों की भी रचना की थी। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और वहां एक भोजशाला नामक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। इसी के काल में धारा नगरी शिक्षा का महान केंद्र बनी थी। कहा जाता है कि भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी 1200 ऐसे। अब है अनिलवाड़ा वंश, या इसी को हम चालुक्य या सोलंकी वंश भी कहते हैं। गुजरात का चालुक्य वंश या अनिलवाड़ा का सोलंकी वंश भी से कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर, इन दोनों से जो ग्रंथ है हमारे, एक तो ये कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर में 36 राजपूतों की जानकारी मिलती है। 36 राजपूतों में से ये भी एक है। इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाता है। मतलब ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से इन्हें उत्पन्न माना जाता है। अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि 36 राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी। यज्ञ वगैरह करके इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। मूलराज प्रथम, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। इसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। भीम प्रथम आए, इसके बाद में 1022 से 1064 साल रहेंगे। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। इसके शासनकाल में 1025 ईस्वी में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और 1025 में ही इसी के समय में किसको लूटा गया? सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, जो किससे समर्पित है? किसको? शिव को। सोमनाथ का मंदिर शिव को समर्पित है। महमूद गजनी के चले जाने के बाद भीम प्रथम ने मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। पहले यह मंदिर लकड़ी और ईंटों का बना था, बाद में इसे पत्थर से बनवाया गया। कुछ विद्वान कुमारपाल ने भी पुनरुद्धार करवाया था, ऐसा मानते हैं। भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू पर जैन दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना। भीमदेव प्रथम, इसी भीमदेव प्रथम के सामंत था एक विमल शाह, इसी ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। माउंट आबू कहाँ है आपका? माउंट आबू है अरावली पहाड़। अरावली पहाड़ी, और अरावली पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान। तो जैन मंदिर कहाँ है? जैन दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। जयसिंह सिद्धराज बनते हैं अगले शासक। इसने परमार वंश के राजा यशोवर्मन को युद्ध में पराजित किया। मालवा की विजय के उपरांत इसने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। इसने सिंध की भी विजय की थी। सिंध की विजय भी इसने ही की थी। जयसिंह शैव धर्म का अनुयायी था। ये शैव धर्म को मानता था, लेकिन जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। इसका मतलब क्या था? धर्मों के प्रति उदार व्यवहार रखता था। जो जिस धर्म को मानना चाहता है मान सकता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं थी। इसने दरबार में जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे इसके दरबार में। जयसिंह का कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपने मंत्री उद्ध के लड़के वाहन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। सने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया इसी ने। इसने आबू पर्वत पर, जहां अपने 7 पूर्वजों की खजारोही मूर्तियां स्थापित करवाई।
ये आप ध्यान रखेंगे। आबू पर्वत अरावली में ही है। अगला शासक बनेगा जी कुमारपाल। इसने अर्णोराज चौहान, विक्रम सिंह परमार और बल्लाल के आक्रमण को रोका था। अर्णोराज चौहान के आक्रमण को रोका इसने, विक्रम सिंह परमार के और बल्लाल के आक्रमण को पूरी तरीके से रोक कर रखा था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया था। इसके पश्चात परम अरहत की इसने उपाधि धारण की थी और संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों का संकलन किया था। अहिंसा अच्छी बात है, लेकिन हर समय नहीं। और वही क्या हुआ, अहिंसा ही इनके क्या हुआ, दुख का कारण बनेगी। इसके साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी ना तो पशु हत्या कर सकता है और ना ही कोई मदिरा वगैरह का सेवन कर सकता है। फिर शासक बनेंगे अगले अजयपाल। अजयपाल कहते हैं कुमारपाल का उत्तराधिकारी अजयपाल के शासनकाल में गृह युद्ध छिड़ गया। देखो, यदि गृह युद्ध छिड़ गया तो फिर से राज्य किसकी तरफ बढ़ेगा, पतन की ओर। इसी के परिणाम स्वरूप अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और अनेक जैन मंदिरों को भी नष्ट किया गया। अजयपाल की हत्या उसके नौकर ने ही चाकू मारकर कर दी। फिर बाद में जब गृह युद्ध की स्थिति इतनी सारी बनी तो नौकर ने ही अजयपाल की, अपने राजा की हत्या कर दी। भीमदूत्य अगले शासक बनेंगे। इस वंश के महानतम शासक होंगे। इसने चालुक्य या सोलंकी की जो वेश परंपरा थी और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया था। सोलंकियों की जो चालुक्य है, सोलंकियों की जो परंपरा और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का काम किसने किया, तो भीमदूत्य है। 1178 में पहली बार गौरी भारत में किसी से हारा था। ये ध्यान रखना, 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें गौरी पहली बार नहीं हारा था। उसमें गौरी क्या था, भारत में दूसरी बार हारा था। 1178 में भीमदूत्य ने इसे पराजित कर दिया था, लेकिन इन दोनों ने यही गलती की कि इसको जिंदा छोड़ दिया। हम उदार प्रकृति के लोग हैं, इसलिए क्या हुआ, इसको जिंदा छोड़ दिया गया। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को भी इसने पराजित किया था, लेकिन दूसरी बार में ऐबक से पराजित हो गया। पहली बार में हारे पहली बार में ऐबक हारा और दूसरी बार में ऐबक क्या हो गया, जीत जाता है। और यहीं से क्या होगा, अब ये जो था सोलंकी वंश, ये भी खत्म के कगार पर होगा। 1201 में इसने पुनः स्थापित किया और इसके बाद इसके मंत्री लावण प्रसाद ने यहाँ बहलोल वंश की स्थापना की। इस वंश में महिलाओं को उच्च पद पर आसीन किया गया था, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अनहिलवाड़ा वंश या सोलंकी वंश के शासकों में क्या था कि उच्च पद महिलाओं को भी दिए गए थे। इसका मतलब क्या था कि पितृ सत्तात्मक सत्ता नहीं थी यहाँ पर, थी लेकिन क्या था, इतनी भी नहीं थी कि महिलाओं को सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। कुछ अधिकार महिलाओं को भी यहाँ पर दिए गए थे। तो देखो, ये हो जाते हैं आपके सारे वंश खत्म। आज आपका जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये फिनिश हो जाता है। इतना ही पढ़ना है आप, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना कुछ भी। इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। ठीक है। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। और यदि आप कमेंट नहीं कर सकते तो मेल कर सकते हैं। मेल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। ठीक। और यदि आपको एन से कम हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ या हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, नोट्स फॉर्म में, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए भी आपको मेल करना है और मेल करके बताना है कि किस तरीके से आप चाहते हैं। ठीक है। तो थैंक यू।